बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत को लेकर दोनों तरफ सियासत अरूज पर है। हुकूमत उन्हें अस्पताल में दाखिल करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतबार करने को तैयार नहीं। नतीजा इस तरह की कैफियत जारी है। गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब तैमूर तालपुर साहब ने, और स्टूडियोज़ में मेरा साथ देंगे तजिया कार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आज आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि 3 दिन से पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना जारी है और पुलिस की जो बदसलूकी है वो अपनी जगह पर, लेकिन मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया गया है। ऐसा तर्ज अमल क्या मुल्क में जमहूरियत को प्रवेल कर सकता है, बढ़ा सकता है आगे, और क्या इस तरह के रवैये जो हैं वो इस्तेहकाम ला सकते हैं? आपका क्या ख्याल है, क्या इस तरह के रवैये इस्तेहकाम ला सकते? आप मुश्किल में मुझे डाल देते हैं, मैंने तो बस आपसे सवाल किया, मतलब लेकिन अगर आप मेरी राय पूछें बीइंग ए जर्नलिस्ट, क्योंकि सहाफ़ियों को रोका गया, हमने प्रेस गैलरी में कभी ऐसा नहीं देखा। एक मरतबा उसको ताले लगाए थे, हमने बड़ा एहतजाज किया। अब तो कैबिनेट गेट से आगे जाने नहीं दिया जा रहा, और मंडे को पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन जो है वो शदीद एहतजाज करेगी इस मामले पर, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई दो सियासी जमातों के दरमियान कोई मुहाजरा ही होती है, कोई सियासी कशमकश होती है, उसका सारा मलबा मीडिया पर डाल दिया जाता है। मैंने तो अपनी ओपिनियन आपको दी, अब आपकी राय चाहूँगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये आपने राय भी, मैं इसके बारे में भी आपसे मेहरबानी करके एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने देखा, गुजारिश है रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, कभी ऐसे पहले नहीं हुआ जो आप फरमा रहे हैं। आप तो प्रेसिडेंट रहे हैं, 25 बरस करता रहा हूं पार्लिमानी रिपोर्टिंग, और आप प्रेसिडेंट रहे हैं प्रेस क्लब के। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जो अंदर है उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, धरना वो ये नहीं होना। आपके ख्याल में क्या ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात है? तो मेरा ख्याल है कि किसी भी जी शऊर शख्स से पाकिस्तान में पूछेंगे, चलें जी शऊर भी मैंने ऐसे थोड़ा हायर बार रख दी, किसी भी शख्स से आप पाकिस्तान में पूछेंगे, सिवाय आम आदमी कह लीजिए, नहीं आम आदमी तो फिर आम आदमी आप नून लीग के लोगों से भी पूछ लें, एक दो को छोड़ के जो टॉप पे हैं, तो वो कहेंगे कि ये नहीं सही, ये जमहूरियत के लिए नहीं सही, ये हुकूमत के लिए नहीं सही, ये किसी भी इस तरह मुल्क नहीं चलते। 21वीं सदी में जो बादशाहतें हैं सऊदी अरब वगैरह जैसी, वो ऐसे नहीं चलती। मतलब उसमें भी लोगों के साथ को थोड़ी सी डिग्निटी के साथ पेश आया जाता है। तो मैं तो आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। अब किया क्यों जा रहा है, सवाल यह है कि किया क्यों जा रहा है, किस चीज़ का खौफ है? पार्लियामेंट में क्या होगा जिसके खौफ से आपने कहा कि रिपोर्टर्स अंदर नहीं जाएंगे? एक चौक पे अगर लोग इकट्ठे होकर कुछ नारे मारेंगे तो क्या होगा जिस वजह से आप कह रहे हैं कि ये ना किया जाए? अगर लोग सूबाई सरहदों के ऊपर इस वक्त खड़े हैं, तो क्यों उनको वापस भेजने का एक छोटा सा तरीका है, वो क्या है, वो क्यों नहीं किया जा रहा? अगर इस पे मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस किया जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब बात होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जितने लोग इस तरह कर रहे हैं, इन सबको अगर घर भेजना और कहना हो कि यार कोई बात नहीं, कुछ करते हैं, ज़रा आगे पाकिस्तान को किसी बेहतरी की तरफ लेके चलते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? क्या एक चीज़ है जो करने से रिजॉल्व हो जाएंगी? इलाज मौलजा इमरान खान साहब का इलाज मौलजा हो, ना सिर्फ के इलाज मौलजा हो, बल्कि उनकी फैमिली के सेटिस्फैक्शन का हो, उनकी मर्जी के डॉक्टर्स का हो। ये कोई प्रेसिडेंट भी नहीं, मतलब ये ऐसे भी नहीं है, सॉरी, ये ऐसे भी नहीं है कि आपने पहले नहीं करवाया। जब इसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, ऐसे नहीं है कि अनप्रेसिडेंटेड को बात है। जब जरदारी साहब जेल में थे तो डॉक्टर आसिम उनका इलाज करते थे। जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उस प्राइवेट जेट में वो डॉक्टर साहब साथ बैठ के गए थे इंग्लैंड तक। मतलब तो क्यों? चलिए नवाब साहब से पूछते हैं। नवाब साहब ने हमें ज्वाइन किया। नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नवाब साहब, आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट हाउस के धरना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में एक सियासी कशमकश बढ़ती चली जा रही है। आपने इस तर्ज अमल को देखा है, आप खुद बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं, बड़ी मुश्किलात आपने देखी, बीइंग इत्तेहादी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं है, ना ही कोई दो राय है कि हर किसी जमात को एहतजाज करने का, अपने दुख बताने का, अपने पॉलिटिकल शोज करने की पूरी इजाज़त है और होनी चाहिए, और रोकना नहीं चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं जो ज़रा हमें कंफ्यूजिंग लगती हैं या कंफ्यूज कर देती हैं। ख़ासतौर जब बात आती है पीटीआई की, तब बात आती है कि इनका क्या जो धरना होगा या जो एहतजाज होगा वो किस लेवल तक जाएगा।
क्या फिर से वही किया जाएगा जो पास्ट में किया गया? क्या फिर से लोगों की अमवात होंगी? क्या फिर से बिल्डिंगें जलेंगी? क्या फिर से एम्बुलेंसेस के शीशे टूटेंगे? क्या फिर से जो हमारी दरख्त हैं इस्लामाबाद के, उनको आग लगा दिया जाएगा? तो ये चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज भी करती हैं, हमें परेशान भी करती हैं, और हमें विजिलेंट रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा लास्ट जब हमारा कराची में हमने सीएम केपीके को वेलकम भी किया, सिंधी टोपी भी पहनाई, हमारे सिंध के कराची के जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने इनको रिसीव किया, सईद गनी साहब ने। पर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इनको जगह नहीं मिल रही, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया। हमने इनको कहा हम इनको वो जगह देंगे जो इनकी फर्स्ट चॉइस हो। उनको 3 चॉइसेस नहीं देंगे, हम एक चॉइस जो ये बताएं। उन्होंने जो चॉइस की, हमने उनको वो करके दिया। फिर शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि इनको नहीं मिल रहा, और उन्होंने कहा हम अब जलसा रोड पे करने। फिर वो कहा कि हमारा जिम्मा है। इनको नासिर शाह साहब ने गारंटी दी रात को कि कल का दिन आप की परमिशन आ जाएगी, पर आप आज से अपना जो है सेटअप लगाना शुरू कर दें। पर एंड ऑफ द डे स्टोरी वही हुई, इनसे लोग गैदर नहीं हुए, लोग इकट्ठे नहीं हुए। इन्होंने जाके पहले रैलियां निकाली, रैली इनकी पूरी ना हो सके। फिर उन्होंने पुलिस वालों पे पथराव किया बिला वजह के, जो इनकी ही सिक्योरिटी के लिए हुए थे। फिर आपने निजी चैनल्स की गाड़ियां हैं, डीएसएनजीज थी, वो तोड़ी गई। तो तब भी हमने ये अकलमंदी की थी कि इनको परमिशन वगैरह सब दी थी, पर उन्होंने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड सिक्योरिटी मेजर्स रखे हुए थे, जिसकी वजह से बचत होगी। वरना शायद वही मकाम फिर से जो इस्लामाबाद में, जो पिंडी में हुआ, शायद फिर से कराची में होता। तो मेरे ख्याल से इनको जो भी करना चाहिए, बातचीत के बाद करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के बाद करना चाहिए। हम घबराते हिचकिचाते जरूर हैं पीटीआई का जब किसी एहतजाज की बात आती है। बैरिस्टर साहब, तैमूर साहब की ये बात तो किसी हद तक तैमूर दुरुस्त साहब, है। आपके नहीं ख्याल कि अगर फैमिली को रसाई दे दी जाए और अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, तो जो आप कह रहे हैं वैसे ही, जैसे कि पीटीआई की लीडरशिप खुद भी अब कह चुकी है, सुहेल आफरीदी साहब भी कह चुके हैं कि हम इस तरह का कोई एहतजाज, कोई दंगा फसाद, कोई चीज़ नहीं होगी। रियासत के लिए भी बेहतर है, हुकूमत के लिए भी बेहतर है कि आप एक्सेस दे दें मीडिया के 4 लोगों को, अनवर साहब को और उनके 5 दोस्तों को आप साथ भेज दें और कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर क्या बड़ी बात है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो भी राइट है, और सॉरी, राइट इसमें मिलना तैमूर साहब चाहिए। गुजारिश, आखिरी जुमला ये कि और इंतशार होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ही तब जब आप एक्सेस नहीं देंगे। अगर एक्सेस नहीं देंगे तो शायद लोगों को इश्तियाल आए, अगर एक्सेस दे देंगे तो फिर तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्यों ना सिंपल सा काम कर लिया जाए, डॉक्टर्स का, फैमिली का एक्सेस कर दिया। और तैमूर साहब, मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के इक़दामात और सख्तियाँ, पाबंदियाँ, पुलिस के सख्त रवैया, वो पॉलिटिकल स्पेस जो नून की है वो कम होती जा रही है, और जो पीटीआई की हमदर्दी है वो बढ़ती चली जा रही है? जी, आपके मैं बिल्कुल दोनों सवालों के जवाब दूंगा। पहली बात तो मेरे ख्याल से जो हमदर्दी पीपल्स पार्टी की या किसी जमात की या आम पब्लिक की बात कर लें, जो थी पीटीआई के लिए, वो 9 मई के वाक़े के बाद मेरे ख्याल से नहीं रही है। जिस तरह से इन लोगों ने पाकिस्तान के नुकसान किया, जिस तरह से इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाए, इनकी हुकूमत के वज़रा, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को हुक्म हुआ कि कुछ भी हो जाए, लोन आईएमएफ का कैंसिल होना चाहिए, यानी कि हमें बर्बादी की तरफ डाल रहे थे अपना सियासी गेन लेने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए मेरे ख्याल से कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी मेरे ख्याल से उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता। पर यस, मैं समझता हूं कि जो जेल राइट्स हैं, जो जेल की किताब कहती है, जो बुक्स ऑफ राइट किसी भी कैदी के हैं, वो जरूर इमरान खान को भी मिलने चाहिए। चाहे क्यों ना उसने हमारी बहन अदी फरियाल को जेल में डाला, जेल में डालने के बाद अस्पताल से ईद की रात, चांद रात को वापस बुला लिया, वो भी हम भूल जाते हैं। जरदारी साहब को कितना अरसा जेल में लगा, वो भी हम भूल जाते हैं। जो नवाज शरीफ की लीडरशिप के साथ किया या उनकी बेटी के साथ किया, उसको ही भूल जाते हैं। पर फिर भी मैं समझता हूं कि जो एक डेमोक्रेटिक राइट है वो सर, हर पार्टी को, आपसे पार्टी सिर्फ के एक सदर सवाल को, है, हर आप इंसान को मिलना चाहिए। जरदारी साहब वाला जो जेल है वो ना भूलें। आप जिन लोगों ने जेल में डाला था उनके साथ तो इत्तेहादी हैं, हम तो चाहते हैं कि आप ना भूलें। थोड़ा सा जरा इसमें शिद्दत पैदा करें सर। हम तो जेलों में जाते रहते हैं, जेलें काटते रहते तो हैं। सर आप उनके साथ और इत्तेहादी हमें भी जेल हैं। जाने के बाद पर हमें जेल जाने के बाद बाहर आने की जल्दी भी नहीं होती, जिस तरह से आजकल लोगों को है। वो हड़तालें हो रही हैं। जरदारी साहब ने तो एक बार हड़ताल नहीं करवाई 14 साल की जेल में कि मुझे बाहर निकालो। जरदारी साहब सर, की तो आपकी कभी भी ये पार्टी के डिमांड ज़र्फ नहीं के थी ऊपर हम नहीं प्रेसिडेंट बात साहब कर की। रहे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और पीटीआई वालों को आपसे सीखना चाहिए, आप उनको बल्कि मशवरा भी दें। लेकिन सर, जिस वजह से लोग इस बारे में सवाल उठाते हैं वो ये हैं कि
आपने कहा कि हम अपना दर्द भूल जाते हैं और फिर भी आगे बात करते हैं कि जी कुछ बेहतरी लाई जाए, कुछ नरमी दिखाई जाए। जिन लोगों के साथ आप दर्द भूलने की बात करें वो तो आप भूल चुके हैं सर, वो तो आप इत्तेहादी हैं उनके साथ। अब बाकी तो आपने किसी और पार्टी के ऊपर बात करनी है ना कि उसके साथ सख्ती होगी या नरमी होगी। दर्द तो आप अपना भूल चुके हैं। हम तो दर्द जो हमें नून लीग ने दिए वो भी भूल चुके हैं, जो दर्द हमें पीटीआई ने दिए वो भी और भूल तो चुके सर हैं। किसी ने नहीं दिया, और यही वजह है। नून लीग और पीटीआई ने दिए। हमें तो नहीं, दर्द तो बहुत लोगों ने दिए, कुछ तो ऐसे दर्द है जो हम नाम भी नहीं उठा सकते। तो दर्द तो हम लेते रहते हैं, झेलते रहते हैं, शिकायत भी नहीं करते। जी। पर आपने देखा कि हमने बगैर किसी लालच के 2 बार शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया, और दोनों बार सिर्फ इसलिए बनवाया, हर चीज भूल के, अपने डिफरेंसेस भूल के, ताकि इस मुल्क को जिस दलदल में डाला जा रहा था, जिस दलदल में बल्कि डल चुका था, उस दलदल से बाहर निकाला था। हमें एक ही मकसद था कि इस मुल्क को इकोनॉमिकली फिर से रिवाइव करें, और जो इश्यूज जो खान साहब खड़े करके गए थे, इकट्ठा मिलके जब सारी फोर्सेस, नॉट ओनली पॉलिटिकल फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस हैड टू गेट टुगेदर टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दैट मिजरेबल स्टेट। चलिए तैमूर तालपुर साहब, बहुत और शुक्रिया आपका। आज भी हमारी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम कोई खुश नहीं बैठे, हमारी आज भी बहुत शिकायतें हैं, पर फिर हम अपना दर्द पी लेते हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़े टाकरे की बात करेंगे, पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भारत के मनफी और पाकिस्तान के मस्बत रवैये के बाद शाकीन क्रिकेट को एक बड़ा मैच देखने को मिल रहा है। कोलंबो में पाकिस्तान और भारत का मैच जारी है, और इस वक्त मेरे साथ कोलंबो से पब्लिक टीवी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर शकील खटक साहब मौजूद हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे, और क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद नईरुद्दीन अहमद साहब भी मेरे साथ होंगे। शकील साहब, आप कोलंबो में मौजूद हैं, एक तो जो माहौल है स्टेडियम का वो बताइए, वहाँ पर जज्बा क्या है वो बताइए, और क्रिकेट से मुतालिक ज़रा आगाह कीजिए। देखिए सर, माहौल तो बड़ा अच्छा है यहाँ पर। जो पाकिस्तानी और इंडियन फैंस हैं हमें एक साथ देखने को भी नजर आए। यहाँ पर श्रीलंका में स्पेशली जो लोग रहने वाले थे मेजोरिटी, वो तो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय फैंस की तादाद थोड़ी सी ज्यादा नजर आई। अलबत्ता जो हाउस सोल्ड टिकट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर अभी भी इस वक्त जब मैच तकरीबन 11 ओवर्स हो चुके हुए हैं, मुझे अभी भी स्टेडियम के अंदर कुछ सीट खाली दिखाई दे रही हैं। तो मतलब अभी तक हाउसफुल नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अभी तक जो है वो स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, जो कि अंदर की तरफ आ रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मौजूद हैं, आईसीसी के आला हुकाम जिसमें जय शाह और संजोग गुप्ता हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जबकि आज इस मैच से केवल थोड़ी सी एक तकरीब की एहतमाम भी किया हुआ था, जिसमें थोड़ी सी मौसीकी का भी हमने तड़का देखा। जबकि रोहित शर्मा जो भारत की साबिक कप्तान है, वो यहाँ पर ट्रॉफी के साथ आए। अगर हम बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो फील्डिंग का फैसला किया है, अब तक तो शुरुआत पाकिस्तान ये बताइए कि लेकिन शाहीन खटक साहब, ये बताइए कि जो प्लेयर्स ने तो हाथ नहीं मिलाया, ये जो शुरू में एक आध लेजेंड्स भी नजर आए कि वसीम अकरम साहब भी थे वहां पे या कुछ और भी, उनका कोई हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ? देखिए बिल्कुल ऐसी है यहाँ पर वसीम अकरम, रोहित शर्मा हमें बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जब ट्रॉफी सेरेमनी से पहले जा रहे थे, वहां पर हमें एक साथ कुछ कबियां करते हुए नजर आए थे। इसी तरह से रवि शास्त्री के साथ भी, मिसबा उल हक, हरभजन सिंह के साथ कर रहे थे। तमाम तर जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी मजाक करते हुए हमें नजर आए। लेकिन जो ऑन द फील्ड जब कैमरे के सामने हमने देखा, जब भारतीय कप्तान ने एक बार फिर से अपनी वो जो हम जिसे हम कहते हैं ना कि रवायती हमदर्दी बरकरार रखी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसकी हम बात करते हैं वो उन्होंने एक बार फिर से वही वाली हमदर्दी बरकरार रखी, और आज हैंडशेक नहीं किया टॉस के मौके के ऊपर। हालांकि जिस तरह की सिचुएशन चलती रही थी, इम्कान यही था कि शायद हैंडशेक हो जाए। जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी साथियों को बड़े मुनासिब तरीके से जवाबात भी दिए, लेकिन अफसोस की बात है कि आज एक बार फिर से हैंडशेक नहीं किया। और भारतीय आला हुकाम की जानिब से भी यही मैसेज दिया गया था, टीम मैनेजमेंट की जानिब से भी एक ही फैसला था कि हैंडशेक नहीं करना। तो इसी वजह से सलमान आगा ने भी फिर पहल नहीं की, क्योंकि जब उन लोगों ने हैंडशेक करने से मना कर दिया था, तो इसीलिए फिर हमारे कप्तान ने भी पहल नहीं की है। मुझे नैयर साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं, बताइएगा कि 12 ओवर्स का खेल जारी है और रन्स भी खासे हैं। अब 8 ओवर रहते हैं और विकेट्स भी 8 बाकी हैं। एक तो मुझे इस पे क्रिकेट पे ज़रा अपना तबसरा दीजिएगा, बताइएगा कि सिचुएशन क्या हो सकती है, और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि क्या अब हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, उससे विकेट इफेक्ट हो सकती है, और जो पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगा उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हासिल होगा या पाकिस्तान को नुकसान होगा?
देखिए इस वक्त कुछ गेम ऐसी है कि हालांकि पहले ओवर में ही इंडिया का एक बैट्समैन आउट हो गया था, लेकिन जो दूसरा ओवर दिया शाहीन शाह अफरीदी को तो उन्होंने बड़ा खुल के खेला और उसके बाद से मुड़ के नहीं देखा। तो अगर 2 विकेटें गिर भी गई हैं तो उससे उनको बज़ाहिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो उनके प्लेयर्स हैं तिलक और सूर्य कुमार, ये बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं और बड़ा फ्लुएंटली खेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्कोर जो है 200 से 225 तक जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये गेम जो है इस वक्त में राइट नाउ, यानी जबकि हमारे 12वां ओवर चल रहा है, बैटल ऑफ बैटिंग में तब्दील हो चुकी है। अब आपको जो 12 ओवर है ना, वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि किसी तरह से जान छूट जाए और कम से कम रन दें। लेकिन जिस तरह से ये मतलब इंडियंस खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पिच जो है वो अटैकिंग बैटिंग के लिए बहुत सूट कर रही है। ना को उसने स्पिन को मदद दी है। फास्ट बॉलिंग का एक ओवर आया, उसके बाद हमने उसका ओवर देखा ही नहीं, तो हमें उसका नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी। तो सर टर्न तो कर रही है बॉल, लेकिन टर्न तो करती है ना, बॉल ने तो टर्न करनी करना है। लेकिन कोलंबो की जो विकेट है वो आमतौर पे ये कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स को मदद देती है और यहाँ पर लोग 4-4 विकेटें भी ले जाते हैं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि हम पूरा ऑल आउट अटैक जो है हमारा, वो 99% जो है वो स्पिनर्स पे है। और स्पिनर्स की इंडिया तो हमेशा से अच्छा खेलता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडियंस अच्छा नहीं खेलते, लेकिन ये है कि हमेशा विकेट उस वक्त मिलती है जब आप बैट उठाते हैं। तो इंडियन बैट उठा रहे हैं, हमें विकेटें मिलेंगी। अभी इस वक्त भी एक देख रहे हैं तो एक LBW की अपील हुई, लेकिन ये इन्होंने उसका मेरे ख्याल में अभी तक रिव्यू नहीं लिया। लेकिन इन एनी केस मैच जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, जबरदस्त बन चुका है, जिसमें कि अब सर हमारी चेज में आपके ख्याल में कौन की होगा? बिकॉज अब आइदर वे 180 टाइप प्लस तो चेज करना पड़ेगा लग रहा है। नहीं 180 नहीं, 200 से ऊपर की बात करें। सर अल्लाह करे कुछ अभी भी इसमें बेहतरी करें, लेकिन साथ साथ दुआएं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगर सर चले 180-200 चेज करना पड़े तो आपके ख्याल में चेज करने में कौन की होगा? सर देखें कि चेस करने में आप उम्मीद तो उन्हीं से लगाएं जिनका काम है। आपने एक ड्राइवर रखा हुआ है, एक कुक रखा हुआ है, आप कुक से तो गाड़ी चलवाने की उम्मीद नहीं कर सकते। जो प्योर बैट्समैन हैं इनके टॉप के, उन्हें नहीं करना है। बाकी जो है जैसे सर आपके ख्याल में साहबजादा फरहान होगा, साइम होगा, बाबर होगा, सलमान, आपके ख्याल में इसमें क्रिटिकल कौन होगा जो इतनी लंबी चेज में एक मेन ओपनिंग स्टैंड बहुत क्रिटिकल होगा कि आप पहले 6 ओवरों में कम से कम 80 रन बनाएं। ये आपका टारगेट होना चाहिए। मिलता क्या है ये बात की बात है, क्योंकि सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं। अगर उस वक्त आप नहीं फायदा उठा सकते तो फिर आप किस वक्त उठाएंगे? कम बैक कर सकते हैं बॉलर्स। उन 6 ओवरों में हमें नई गेम खेलनी होगी और जाके आपको ये जो है ना, जिसे कहते हैं कि ऑल आउट अटैक, अब सिर्फ अटैक इज द नेम ऑफ द गेम, मैं ये कहूँ। साहब कम बैक कर रहे हैं बॉलर्स। अभी रिव्यू तो हमने लूज किया है। मेरा ख्याल है कि शाह साहब की बात दुरुस्त है। अगर तो यहाँ से आगे इंडिया बहुत अच्छा खेल गया तो 200 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि 110 के करीब 108 मेरा ख्याल है स्कोर है और अभी 7 ओवर रहते हैं, तो अगर सिर्फ 10 एन ओवर भी हो तो ये 180 के करीब जा सकता है, अनलेस कि हम विकेटें सडनली हम 3-4-5 विकेटें ले लें और किसी तरीके स्कोर रोक सके। तो 180 चेज करने के लिए किसी ना किसी बंदे को वो वाली इनिंग खेलनी पड़ेगी जो अभी ईशान कृष्ण ने खेली इंडिया की तरफ से, जिसमें उसने 44 बॉल्स पे 70 किया। मैं शाह साहब की इस बात से भी एग्री करता हूं कि ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये हमारे ओपनर्स में से कोई कर सके, क्योंकि ये जब पावर प्ले में फील्ड अंदर होगी तो साहिबजादा फरहान और हम जैसे प्लेयर्स में से साइम अयूब में से अगर कोई इसको इस तरह का स्टैंड दे तो ज्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि हमने देखा कि बाबर, हालांकि पिछली मैच में उसने 50 किया है बाबर आजम ने, लेकिन जो स्ट्राइक रेट चाहिए 180 प्लस चेज करने के लिए, उसके लिए हमारे मेरे ख्याल है कि ओपनर्स को और सलमान अली आगा को कुछ अच्छा खेलना पड़ेगा। शकील साहब आप कोलंबो में मौजूद हैं, बताइएगा मोहसिन नकवी साहब की कोई ICC के चेयरमैन से मुलाकात हुई हो, कोई मुलाकातें हुई हो, क्या बता सकेंगे आप?
देखिए अभी तक जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं वो पाकिस्तानी जो ड्रेसिंग रूम है बिल्कुल उसके ऊपर बैठे हुए हैं, जबकि जय शाह उनके अपोजिट दूसरी तरफ बैठे हुए हैं और अभी तक ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई आईसीसी का अलाउ काम के साथ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की। गुज़िश्ता रात वो यहाँ पर जब पहुंचे थे तो टीम होटल में उन्होंने कयाम किया और वहाँ पर टीम के पहले उनके साथ मुलाकात की खिलाड़ियों के साथ और सुबह भी उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद दोपहर के औकात में उनकी श्रीलंकन आला हुकाम से मुलाकात हुई जिसमें उनके क्रिकेट बोर्ड के समेत हुकूमती अहदेदारान भी शामिल थे, उनके साथ मुलाकात हुई था। आईसीसी के किसी भी आला अहदेदार के साथ अभी तक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात नहीं हो सकी और इस वक्त उनके साथ सलमान नसीर भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के वफाकी वजीर ओवरसीज है तो वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद है। लेकिन फिलहाल अभी तक भी मुलाकात के हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो ऐसी मुलाकात कोई नहीं हुई और वो मैच मुसलसल बिल्कुल हमारे सामने है और वहाँ पे वो मैच देख रहे जरा हैं। मौसम के मुतालिक बताइएगा कि कोई हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार है, रुका है, बारिश का चांस था चुके? देखिए अभी तक मौसम जो है वो बिल्कुल खुशगवार है यहाँ पर और बारिश अभी तक ऐसा कुछ इम्कान नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता कोलंबो के मौसम की 100% कोई एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि हम देख रहे थे कि 3-4 दिन मुसलसल गर्मी रही है। कल मौसम बड़ा खुशगवार था, एकदम बूंदाबांदी शुरू हो गई और आज भी ऐसी था। टॉस से पहले तकरीबन हल्की फुल्की मतलब बारिश हल्की फुल्की हुई, बूंदाबांदी भी नहीं कर सकते, बस चंद कतरे थे बारिश के हम कह सकते हैं। और लेकिन उसके बाद फिर से मौसम अब कदरे बेहतर है, मौसम हवा भी चल रही है कोलंबो में और बड़ा खुशगवार मौसम है। और एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए क्योंकि विकेट जो है बजाय बैटिंग विकेट लग रही है और यहाँ पर अगर 170 से 180 हो जाता है तो पाकिस्तान चेज कर सकता है इजीली अगर हमारे टॉप ऑर्डर चलता है। और टी20 क्रिकेट में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो विकेटें हैं उनका जो मुसलसल एक साथ विकेटें गिर जाती है, नेदरलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान के बैटर्स एक साथ ही हमारी जब 3-4 विकेटें गिर गई थी तो टीम प्रेशर में आ गई थी। तो आज पाकिस्तान को थोड़ा सा सेंसिबली खेलना होगा क्योंकि यहाँ पर फैंस की तादाद देखें ग्राउंड में हर तरफ इंडिया की आवाजें आ रही है, फैंस काफी ज्यादा है तो एक प्रेशर वाला माहौल तो खिलाड़ियों के ऊपर रहता ही है। लेकिन साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म है, हमने देखा कि अभी उनको फील्ड के अंदर थोड़ा सा फिजियो की जानिब से भी कुछ पट्टियां भी की गई थी और उनको शायद थोड़ा सा तकलीफ का सामना था, लेकिन अभी शाहीन मुसलसल फील्ड कर रहे हैं। लेकिन बॉलिंग के अंदर उनका वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा। एक ही ओवर उनसे करवाया सलमान आगा ने और 15 रन दिए, लेकिन सलमान आगा ने आज सबको हैरान कर दिया क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में जितने भी हमारे 2 मैचेस पहले हुए थे उसमें सलमान आगा ने बॉलिंग नहीं कराई थी और इवन प्रैक्टिस सेशन के अंदर भी सलमान आगा इतना रेगुलरली बॉलिंग करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे खासे थे। लेकिन आज सलमान अली आगा ने खुद बॉलिंग से ओपन किया और 2 ओवर के अंदर अभी तक 10 रन दिए और 1 विकेट भी ली है, तो बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया उन्होंने। इसके साथ साथ साइम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, जबकि इब्रार अहमद जो कि हमारे प्राइम बॉलर भी हैं वो थोड़े से महंगे साबित हुए। पहले ओवर में 13 रन फिर 11 रन दिए, शादाब खान आए तो उन्होंने 17 रन दे दिए। तो स्पिनर्स इस वक्त सारा डिपेंड कर रहे हैं सलमान अली आगा स्पिनर्स के ऊपर क्योंकि अभी उस्मान तारिक को भी हम यूज करें और अब तक 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया सलमान आगा ने। लेकिन ईशान किशन बड़ा अच्छा खेले, ईशान किशन को रोकने के लिए हमें किसी किस्म की कोई स्ट्रेटेजी कोई खास नजर नहीं आई। अलबत्ता अभिषेक जो थे वो थोड़ा सा उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस मैच में कमबैक भी किया था। लग ऐसे रहता है कि जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उनके लिए पूरी तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा के लिए और इसी वजह से हमने डायरेक्टली उनको आउट भी कर दिया था। लेकिन ईशान किशन जो थे वो उन्होंने बिल्कुल सरप्राइज दिया और 40 गेंदों पर जिस तरह से उन्होंने 77 शकील साहब ये बताइए कि जो क्राउड है उसका क्या प्रोपोर्शन है? यूजुअली तो इंडिया पाकिस्तान मैचेस के अंदर हम देखते हैं कि बेशतर क्राउड वैसे इंडिया का ही होता है, लेकिन क्योंकि श्रीलंकन लोकल पॉपुलेशन भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, क्राउड की क्या सिचुएशन? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग श्रीलंकन क्राउड हम तो जहाँ भी जाते थे वहाँ पर इवन आज भी हम सड़क पे जब खड़े हुए थे जहाँ से हम लाइव कर रहे थे अपने चैनल के लिए और वहाँ पे भी जो लोग आ रहे थे इवन इंडियन फैंस तो थे, लेकिन श्रीलंकन जो लोकल आवाम थी उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 70 to 80% ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। इवन पाकिस्तान के मैंने कुछ अपने चैनल्स के लिए भी व्हाट्सअप भेजे हुए थे जिसमें श्रीलंकन लोग हैं लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान की शर्ट भी पहनी हुई और पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। वो कि इंडियन फैंस की तादाद काफी ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि इंडिया भी आपको पता है कि श्रीलंका के बिल्कुल साथ करीब है, लेकिन पाकिस्तान के फैंस कुछ लाहौर से भी हमें यहाँ पर नजर आए, कुछ यूएसए से नजर आए, दुबई से नजर आए, कराची से नजर आए, डिफरेंट ममालिक से यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। जबकि इंडिया की तादाद डेफिनेटली फैंस की आज काफी ज्यादा नजर आई है, लेकिन अच्छी बात जो मुझे लगी है कि वो चाहे वो इंडियन थे चाहे वो पाकिस्तानी थे, जब हम उनसे बात करते थे तो वो एक ही बात थी कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, मैच अच्छा होना चाहिए, क्लोज मैच होना चाहिए, ताकि क्योंकि फैंस ये भी कह रहे थे कि इतने दूर से वो आए हैं तो उनके पैसे पूरे होने चाहिए। अगर 1 साइडेड मैच होगा, चाहे इंडिया जीतेगा 1 साइडेड या चाहे पाकिस्तान जीतेगा 1 साइडेड, तो उस खेल का जो है ना वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैच क्लोज होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। हमारी तो दुआ वो 10 विकेट्स की विक्ट्री वाली है कि 1 साइडेड हो और हम जीते हैं। अल्लाह करे कि ये हम 200 भी 10 विकेटों से चेज कर लें। मुझे नैयर साहब की तरफ अगर नैयर साहब मुझे ये बताइएगा कि रन्स
चेज करने के लिए हमारे दोनों ओपनर्स को एग्रेसिव खेलना पड़ेगा या एक को विकेट रोकनी होगी और एक को तेज खेलना पड़ेगा? मैं पहले तो ये अर्ज कर दूं इस सवाल के जवाब से कि इस मैच के हारने और जीतने से जो वर्ल्ड कप के नेक्स्ट राउंड में जाना है वो ना इंडिया पे असर पड़ेगा ना पाकिस्तान पे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो आपने पूछा ना कि एक के बस का रोक नहीं रहा। अब ये हो ही नहीं सकता कि आप 6 ओवर जो हैं वो एक आदमी चले 4 ओवर खेल लेगा तो 4 ओवर में कितने बना लेंगे आप? दूसरे को 2 ओवर वैसे तो मिलने चाहिए, मतलब 3-3 ओवर दोनों को। लेकिन ये कि 4 ओवर चले एक को दे दें और दूसरा स्लो खेल ले, उसने सिंगल्स लेके उसको बारी दे दी तो 4 ओवर में कितने कर लेगा? अगर फर्ज करें उसने 9 की भी एवरेज से खेली तो 36 रन बनेंगे, तो ये कितने बनाएगा? तो क्या आपका 50 होगा पहले 6 ओवर में? ये तो इस तरह से 50 होता नजर नहीं आ रहा है जब तक दोनों जो हैं ऑल आउट अटैक नहीं करेंगे। हमें देखें T20 गेम में कोई ऐसा वो नहीं होता मसला कि जी मैच जो है ना आपका ड्रॉ होगा, इसमें डिसीजन होना ही होना होता है। तो आप विदाउट एनी फियर खेलें। विदाउट फियर खेलने का ये मतलब नहीं है कि रैश खेलें, लेकिन एग्रेसिव खेलें और सुकून से आप ये जो पहले 6 ओवर हैं आप देखिए एकड़ जमीन होती है, 2 फील्डर है, वो क्या कर लेंगे? आपने जरा सा टपाया और चौका है। कोई ग्राउंड भी मतलब ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि बड़ी नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब फील मिल जाती है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान को अब ये है कि पूरा बैटिंग पे कंसंट्रेट करना होगा। ये हमारा टोटल जो नजर आ रहा है बज़ाहिर ये 200 तक इंडिया को इजीली ले जाएगा। सर शाह साहब, आपके ख्याल में टीम सिलेक्शन ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपने नाफे को क्यों नहीं खिलाया मुझे ये बताएं। और ये आप कह रहे हैं उस्मान खान की जगह? नहीं, उस्मान खान की जगह नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो अबरार है उसकी बॉलिंग जो मतलब रन देने की एवरेज है ना 4 ओवरों में 17 आ रही है, लेकिन इंडिया के खिलाफ 50 के करीब 46 आ रही। ना खिलाते उसे इंडिया के खिलाफ। आप ये देखें ना, तो टीम में तब्दीली करनी चाहिए। शाह साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासत की तरह क्रिकेट का भी दर्जा हरारत ऊपर नीचे हो रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले सिचुएशन कुछ और थी, अब सिचुएशन कुछ और है। अब 4 आउट हो चुके हैं। साइम अयूब ने 2 विकेटें भी हासिल कर ली हैं और 126 रन हैं। मैं जाऊंगा शकील खटक की तरफ। शकील साहब, अब ग्राउंड का माहौल बताइए। शायकीन क्रिकेट क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ने कम बैक किया, हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने कम बैक किया, बताइए जरा। आराम से यार, भी कम बैक अल्लाह करे हो गया हो। सर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया हुआ है, एक सत्ता तारी हो गया हुआ है क्योंकि जैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई थी, इसी तरह से इंडिया की बैटिंग लाइन एकदम बैक टू बैक विकेटें गिरी है। और अभी रिव्यू लिया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस रिव्यू में हम कामयाब नहीं हो सके। कैच का रिव्यू था शिवम दुबे के खिलाफ, लेकिन अब ये नॉट आउट करार दिया जाएगा। साइम अयूब बड़ी अच्छी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, अब तक 3 विकेटें ले चुके हैं। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या की विकेट थी वो बड़ी क्रूशियल विकेट थी। उसकी रीजन सिर्फ ये है कि हार्दिक पांड्या हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। वो चाहे हमने वनडे वर्ल्ड कप की बात करें और T20 वर्ल्ड कप की बात करें, वहां पे हार्दिक पांड्या हमेशा से परफॉर्म करते आ रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। तो वो एक क्रूशियल विकेट थी पाकिस्तान के लिए। और अब ऐसे लग रहा है कि जहां पर हम 180 to 190 का टारगेट हम जहन में लेके बैठे हुए थे, तो अब जिस तरह की पाकिस्तान ने बॉलिंग की, अब लग रहा है कि इंडिया जो है 160 to 70 तक हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे बड़ी इजीली। अब अच्छा, वो पाकिस्तानी शायकीन के बारे में बताइएगा, उनका जरा जोश जज्बा। सर जोश जज्बा आपको पता है कि जब हार्दिक पांड्या जैसी बड़ी विकेट ले लेते हैं तो फिर जोश तो शायकीन का अरूज पे होना ही था। और यहाँ पर मेरे बिल्कुल दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों तरफ जो इंक्लोजर्स हैं उनमें जहाँ पाकिस्तानी फैंस बैठे हैं वो तो कुछ डांस करते हुए भी नजर आए थे, हमें भंगड़े डालते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि यहाँ पर ढोल बॉलिंग साइम अयूब पे जो है ना वो कहानी है। जी आप मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं शाह साहब की तरफ जाता हूँ। शाह साहब, आप बॉलिंग का आप कह रहे थे, मैंने तो देखा ना पाकिस्तानी बॉलर ने कम बैक किया। नहीं, स्कोर तो अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर 160-70 भी हो तो स्कोर बहुत ज्यादा काफी है। हमें चेज सही तरह करना पड़ेगा, बैटिंग के बगैर नहीं हम जीत सकते। लेकिन साइम अयूब जो कि अभी रिसेंटली महीना डेढ़ पहले ही वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं T20 के अंदर, बैटिंग और बॉलिंग दोनों की वजह से उन्होंने आज भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। और मेरा तो ख्याल है कि तकरीबन हैट्रिक हो गई थी बस वो रिव्यू के अंदर। अब क्या आईसीसी के रिव्यूज के ऊपर भी पूरी तरह आईसीसी तो पहले तनाजात का शिकार है, जिस तरह भारत की तरफ उनका टिल्ट है, लेकिन पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल रही है। पिछले 2 ओवर तो बहुत अच्छे खेले हैं। ये साइम अयूब वाला ओवर खास तौर पे जिसमें 2 विकेटें हैं।
लेकिन मैच अभी उस तरह नहीं है। ज़रा हमारी इनिंग्स बाकी है अभी। नेचुरली अभी हमारी बैटिंग के ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा। अल्लाह करे कि आज साइम अयूब का दिन हो। वो जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर उनका बॉलिंग में भी दिन है और उनका बैटिंग में भी दिन हुआ तो फिर इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। शकील साहब बताइएगा कि बैटिंग में किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? सबको परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि टारगेट तो 160 भी हुआ, से 160 से अबव भी हुआ, तो फिर भी पाकिस्तान को अग्रेसिवली खेलना पड़ेगा। देखिए, मेरी तो दुआ है कि सबकी बारी ना आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। और पाकिस्तान आपने भी साफ साफ वाली बात की। साहबजादा फरहान, जी जी, साहबजादा फरहान और साइम अयूब अगर वहां पर खड़े रहे, और लेकिन ये है कि उनको सेंसिबली खेलना पड़ेगा, और सेंसिबली इस तरह से कि साहबजादा फरहान की पावर हिटिंग जो है थोड़ी सी वो बड़ी कदरे बेहतर है, और साहबजादा फरहान को अगर पावर हिटिंग पे जाया जाए और साइम उनके साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे तो मेरे ख्याल अल्लाह करे कि बाबर की बारी ना आए, उमर वाले हो सकती है। जी जी, बिल्कुल ऐसी है कि बाकी इनकी बारी भी ना है, लेकिन साथ ये भी है कि पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ जरूर है। फिर सलमान अली आगा भी हैं, बाबर है, उनके साथ शादाब, नवाज, सलमान खान। तो बॉलिंग के साथ साथ हमारी बैटिंग के अंदर काफी डेप्थ है। सिर्फ दो ऐसे बैटर्स हैं या तीन जिनके ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते, कि इब्रार अहमद कह सकते हैं आप, शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक, ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि रिलायबल नहीं है बैटिंग में। बाकी जितने भी हमारे पास आज प्लेइंग 11 के अंदर हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तमाम के तमाम अगर शाहीन अफरीदी को आपने बैटिंग में भी रिलायबल नहीं कहा, बॉलिंग में भी नहीं कहा, तो वो टीम में क्यों है आपके ख्याल में? सॉरी, शाहीन अफरीदी आपने कहा कि बैटिंग में भी रिलायबल नहीं है, जो कि नहीं है। बॉलिंग तो आपने देख ही ली है, एक ओवर करवाया है और लग रहा है कि अल्लाह करे कि दूसरे ना करवाना पड़े, तो फिर वो क्यों है टीम में आपके ख्याल में? मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मेरे से पूछे तो मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि आज डेथ ओवर्स की ओवर में भी शाहीन अफरीदी को ना ही यूज किया जाए, क्योंकि नेदरलैंड फिर वो क्यों है टीम में, ये मुझे आप बताना पसंद करें। कोई और वजह तो नहीं, बड़ा एक्सपर्ट है वो भी। खटक साहब साथ पूछ रहे हैं कि फिर टीम में क्यों है शाहीन अफरीदी? अगर आप उनसे बॉलिंग भी नहीं कराना चाहते और बैटिंग भी नहीं कराना चाहते तो वो क्यों है? वो फील्डिंग की वजह से टीम में। देखिए, कभी कभी ऐसे होता है कि जब एक सीनियर प्लेयर होता है, आपका थोड़ा सा मेंटली प्रेशर आपके अपोनेंट टीम के ऊपर पड़ जाता है, और शाहीन के जिस तरह ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ प्रेशर डालने के लिए, लेकिन वो मेंटली प्रेशर नजर नहीं आ रहा आज उनका, प्रेशर फिर उससे भी लंबा और तगड़ा एक बंदा रखना था। अच्छा साथ मुझे ये बताएं कि अगर दबाव के बगैर खेला हमारी ओपनर्स ने, तो उम्मीद है कि वो चेज। देखिए, ये 130 हो गए हैं और अभी ओवर्स कितने हो गए? 24 बॉलें प्लस 3 27 बॉलें रहती हैं। जी। तो ये 180 के करीब मेरा ख्याल है, 60-70 के करीब होंगे, क्योंकि अब हमारी बॉलिंग ने कम बैक किया। देखिए नहीं, वो भी अभी तो खेलेंगे वो भी, लेकिन हमारे नहीं, बॉलर देखिए हमें T20 के बारे में रीजनेबल होना चाहिए। T20 में 4 आउट इंडिया जैसी टीम 10 रन पर ओवर उनको कम से कम हाँ ना करते हुए भी कर लेनी चाहिए। 10 रन पर ओवर भी हो तो 175 से ऊपर चले जाएगी बात। तो अल्लाह करे हम ना करने दें, अल्लाह करे कि हम ना करने दें। लेकिन आइदर वे ये अगर हम पावर प्ले अपना वाला सही नहीं खेलेंगे तो ये कहानी नहीं चलेगी। हमें अपना पावर प्ले, जो बैटिंग का पावर प्ले है, उसमें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, जिनसे आज बड़ी उम्मीद है, वो अगर अच्छा खेलेंगे तो फिर ये कहानी बेहतर होगी। नहीं, मुझे बताइए, बाकी भी तो हमारे प्लेयर्स मौजूद है ना, तो आपको इन पे दोनों पे क्यों? इस वजह से कि अगर आप इंडिया की भी देखें बैटिंग, तो पहले 10 ओवरों में उनका 90 प्लस था। आप 10 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा 2 विकेटें, वरना तो कम 0 या 1 के साथ, 2 विकेटों के अंदर अंदर अगर आप 90 प्लस हैं तो फिर आपके लिए ये 170 प्लस 180 चेस करना पॉसिबल है। ये काम पावर प्ले के अंदर अच्छा खेले बगैर नहीं हो सकता। शकील, आप बताइएगा कि पिच की क्या सूरत है ना, तो वहां पे फास्ट, और मुझे उम्मीद है कि साहिबजादा फरहान आज स्पिन ने अब कोई काम शुरू किया है। देखिए, स्पिनर्स तो बड़े अच्छे हैं हमारे। अभी साइम अयूब का 4 ओवर का कोटा मुकम्मल हो गया है, मोहम्मद नवाज का 4 ओवर का कोटा मुकम्मल हो गया। अब बारी है सलमान अली आगा और उस्मान तारिक की। उस्मान तारिक, ये आपके ख्याल में डेथ ओवर्स भी स्पिनर से कराएंगे? देखिए, पॉसिबिलिटी तो ऐसी ही नजर आ रही है। सलमान अली आगा के 2 ओवर्स रहते हैं, अबरार के 2 रहते हैं, शादाब के 3 रहते हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। साहब बहुत शुक्रिया आपका। शकील खटक साहब, आपका भी शुक्रिया। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानी से सरफराज फरमाएं, और उसके लिए शर्त यह है कि आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।